नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को छपरा टॉपर्स एकेडमी में। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा से पढ़ाई भी करते होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के वीडियो के पार्ट नंबर 2 देखेंगे। आप लोग देखेंगे कि पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, हम पिछले अध्ययन में पढ़ चुके हैं और वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग वीडियो नहीं देखे वो वीडियो आगे जा पीछे देखिए, उसके बाद ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, और हम यहीं पे कंटिन्यू यहाँ से करते हैं कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे और ये क्या क्रांति हुए थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ समझेंगे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है, तो 1848 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तब क्या क्या बदलाव हुए थे और क्रांति का क्या असर पड़ा था दूसरे देश पे और दूसरे। देखिए 1848 की क्रांति लुई फिलिप के शासन काल में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1848 की जो क्रांति हुई थी किसके का शासन काल में हुई? लुई फिलिप, मतलब लुई फिलिप के जो राजा थे उनके शासन काल में 1848 की क्रांति हुई थी। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो था। लुई फिलिप जो अपना प्रधानमंत्री बनाए थे वो गीजो के बनाए थे। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है कि लुई फिलिप का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो गीजो था। ठीक है, क्रांति के बाद लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया। जब क्रांति खत्म हो गया तो लुई फिलिप गद्दी छोड़कर क्या हो गया? भाग गया। कहाँ पे? इंग्लैंड। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि लुई फिलिप गद्दी छोड़कर कहाँ भागे थे? तो इंग्लैंड भागे थे। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की। वहाँ के जो संसद थी, जिसे वहाँ के जो संसद थी, तो वहाँ पे फ्रांस में किसका घोषणा हो गया? गणतंत्र के। ठीक है, और इसमें दिया गया पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। और वहाँ का जो नया राजा बना लुई फिलिप के बाद, जिसका नाम था लुई नेपोलियन, वहाँ का क्या बना? सम्राट बना, मैंने राजा बना। और वहाँ पे जाके मतलब लोकतंत्र स्थापना हो जाता है। कहाँ पे? फ्रांस में। और वहीं पे फ्रांस की क्रांति क्या हो गई? पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है, और उसके आगे हम जो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है इटली के एकीकरण। अब इटली का एकीकरण हम लोग देखेंगे। ठीक है, इटली के एकीकरण में देखेंगे इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। अब इटली की एकीकरण जब हो रहा था तो उसमें कौन कौन रुकावटें आ रही थी? ठीक है, जब एकीकरण के मतलब होता है इकट्ठा करना। जब इटली क्या था? विभक्त नहीं था, इकट्ठा नहीं था, अलग अलग था, मगर उसको जब इकट्ठा करने के लिए वहाँ के लोगों ने प्रयास किया तो कौन कौन बाधक माने कारण बन रहा था, उसी के बारे में। जो पहला कारण था, इटली कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य में विभक्त थे। मतलब इटली को बहुत छोटे छोटे राज्य में क्या हुए थे? टूटे थे, और वो राज्य स्वतंत्र थे। ठीक है, जिसके कारण पहला कारण ये दिक्कत हो रहा था। 2 नंबर है इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली जो देश था ना, उस पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्र है ना, उस पर हस्तक्षेप से मैंने अपना वर्चस्व जमाया हुआ था, ये भी दिक्कत था। उसके बाद इटली के राजधानी पोप का प्रभाव था। जो इटली का वहाँ राजधानी था, इटली का राजधानी रोम है, वहाँ पे जो था, वहाँ के जो राजा होता है उसको पोप बोलते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ के इटली की राजधानी पर पोप का भी प्रभाव था, जिसके कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। मैंने ये सब बाधक तत्व पढ़े थे। ठीक है, अब इटली के एकीकरण के नायक, इटली के एकीकरण के नायक। अब देखिए इटली के एकीकरण में इन लोगों का बहुत, मगर फिर भी एकीकरण हुआ। मेजनी का, काउंट काबूर का और गैरीबोल्डी का, तीनों का बहुत योगदान है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछता है कि इटली के एकीकरण में किसको योगदान है? सबसे ज्यादा मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबोल्डी, ये तीनों मिलकर ने इटली को क्या किया? इकट्ठा किया और वहां का गणतंत्र राज्य की स्थापना करवाया। देखिए इटली के एकीकरण में जो पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था मेजनी। ठीक है, जो पहला योगदान था इटली के एकीकरण में वो किसका था? मेजनी का था, ध्यान रखिएगा। अब मेजनी के बारे में हम अच्छा से हम लोग समझते हैं कि मेजनी ने इटली के एकीकरण में क्या क्या भूमिका निभाया था। ठीक है, समझिए। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग सेनापति था। ठीक है, साहित्यकार, गणतांत्रिक लोकतंत्र विचारों का समर्थन और योग सेनापति था। माने योग था कि हाँ इसको राजा वहां का बनना चाहिए। ठीक है, मेजनी का संबंध
कार्बोनरी नामक गुप्त दल से भी था। मेजनी का संबंध एक दल था जिसका नाम क्या था, कार्बोनरी दल से भी था। 1830 में मेजनी इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन का दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। देखो प्रयास तो मेजनी ने किया, 1830 में मेजनी ने इटली का एकीकरण करने का चाहा, लेकिन मेटरनिख वहाँ के जो मतलब आतंकवादी था, वहाँ के जो था उन नागरिक को क्या कर दिया, भड़का दिया और आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया, जिसके कारण मेजनी इटली से पलायन कर गया। माने इटली छोड़ के मेजनी ने क्या हो गया, ऐसा नौबत ही आया कि मेजनी को भागना पड़ा। ठीक है। मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना भी किया था। मेजनी जो था लड़ाई करने के लिए, माने एकीकरण करने के लिए यंग इटली नामक संस्था का स्थापना भी किया था। उसके बाद मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का भी स्थापना किया था। और 1848 में मेटरनिख के पतन के बाद मेजनी पुनः इटली आया। ठीक है। उसके बाद 1848 में क्या होता है कि मेजनी के जो यहाँ राज रहता है वो इटली पर से खत्म हो जाता है। उसके बाद मेजनी फिर वापस आता है इटली के एकीकरण के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी को पुनः हार हुई और वह पुनः पलायन हो गया। मगर फिर आया, फिर प्रयास करे, मगर जब ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था इटली पर, जिसके कारण वह मेजनी को हरा दिया। मेजनी यहाँ से फिर क्या हो गया, इटली छोड़कर भाग गया। ठीक है। अब उसके बाद देखिए काउंट काबूल। उसके बाद जो यहाँ से नहीं हुआ इनसे, मतलब मेजनी जब वहाँ हार गया, भाग गया दोबारा भी, तो नया जो इटली का एकीकरण करना चाहा उसका नाम था काउंट काबूल। सिडनिया पिडमाउंट के शासक, सिडनिया मतलब वहाँ के स्टेट है, राज्य है, सिडनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है। मतलब सिडनिया और पिडमाउंट के जो शासक था वहाँ का राजा, वो विक्टर इमैनुअल ने, वहाँ के जो सिडनी और पिडमाउंट के जो शासक था उसका नाम क्या था, विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूल को क्या बनाया था, प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। आगे देखते हैं। अठारह सौ 53 और 54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूल ने फ्रांस के तरफ से भाग लिया था। ठीक है। 1853 और 54 के जो क्रीमिया युद्ध हुआ था, तो क्वेश्चन पूछता है क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, 1853 और 1854 में। ठीक है ना। तो काउंट काबूल ने फ्रांस की तरफ से क्या किया था, भाग लिया था। मैंने फ्रांस के जब आजाद हुआ था, गणतांत्रिक हुआ था, तो उसमें किसका योगदान था, किसका, काउंट काबूल का भी वहाँ योगदान था। मैंने भाग लिया था लड़ाई करने के लिए, फ्रांस को आजाद करने के लिए। फ्रांस को मदद करने के बदला में नीस और सेवाय नामक रियायत देना स्वीकार किया। नीस और सेवाय नामक रियायत देना स्वीकार किया। और काउंट काबूल को फ्रांस का मदद से, फ्रांस ने काउंट काबूल को मदद किया, नीस और सेवाएं दिए, मतलब नामक रियायत देना स्वीकार किया, मतलब उधर से फ्रांस ने दिया किसको, काउंट काबूल को। और काउंट काबूल फ्रांस के मदद से ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप किस में था, इटली पे था। तो काउंट काबूल ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को ही हमला किया। ठीक है। ऑस्ट्रिया पर ही वार किया और ऑस्ट्रिया और लोम्बार्डी हराकर और वेनेशिया पर क्या कर लिया, काउंट काबूल ने कब्जा कर लिया। ठीक है, फ्रांस की सहायता से। और एक संधि के तहत लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। उसके बाद एक संधि मतलब समझौता हुआ, जिसमें लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया उद्देश्य के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सक्सेस हुआ गरिबाल्डी के, भले क्या नाम है, काउंट का। अब उसके बाद जो अगला इसका आता है एकीकरण करने के लिए, अगला जो मतलब व्यक्ति थे जो एकीकरण के करने का प्रयास किए थे, उनका नाम था गैरीबाल्डी। देखिए ध्यान से, गैरीबाल्डी ने क्या क्या इटली के लिए किया। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, मतलब नाव चलाता था और मेजनी के विचारों का समर्थन था। गैरीबाल्डी जो उसका काम था नाव चलाना, तो पेशे से क्या था, राजनीति था। अब मेजनी के विचार को क्या था, समर्थन, ये भी गणतंत्र स्थापना करना चाहता था। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है
कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। और गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना कर दिया। इटली के दो बहुत फेमस द्वीप है, सिसिली और नेपल्स द्वीप, वहां पर गैरिबाल्डी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद वहां पर गणतंत्र स्थापना कर दिया। ठीक है। 1871 में फ्रांस और प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर इमैनुएल ने रोम पर इटली में मिला लिया। ठीक है। 1871 में फ्रांस और प्रसा युद्ध हुए थे। ठीक है। प्रसा एक देश था और फ्रांस, उसमें दोनों में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसका विक्टर इमैनुएल ने रोम को इटली में मिला लिया। जो रोम था इटली की राजधानी था, जिसको पोप का अधिकार था ना, तो उसको क्या कर लिया? मिला लिया। आप लोग को पता है कि विक्टर इमैनुएल ने ही प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? काउंट काबूल को। तो उसको इटली में मिला लिया, सॉरी रोम को ना इटली में क्या कर दिया? मिला लिया। मतलब इस प्रकार इटली का एकीकरण 1871 में क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। समझ में आया? देखिए आगे देखते हैं जर्मनी के एकीकरण में बाधक। तो आप लोग देखें कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, क्या क्या रोक रहा था। एकदम सेम कंडीशन किसका था? जर्मनी का भी एकीकरण नहीं हो रहा था। ठीक है। अतः आदमी ने प्रयास किया। बाधक तत्व न एकीकरण होने का कारण क्या था? जर्मनी को लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त कर दिया। मैंने 300 टुकड़ा कर दिया था। जब युद्ध हुआ था ना, 9th में पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध, उसी में तो लगभग जर्मनी को बांट दिया गया था 300 छोटे छोटे टुकड़े में। जैसे इटली का उधर बांट दिया गया था छोटे छोटे में से। तो यही अब 300 राज्य को इकट्ठा करना मामूली था, मुश्किल बहुत बात था। उसमें अलग अलग राजा का शासन है, अलग अलग रोज के लोग का विचारधारा, इसलिए बाधक तत्व बन रहा था। उत्तरी जर्मनी प्रोस्टेट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल्य के क्षेत्र था। उत्तरी जर्मनी में प्रोस्टेट मतलब वहां धर्म थी, और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बहुल्य, मैंने सबसे ज्यादा कैथोलिक धर्म के लोग दक्षिणी जर्मनी में रहते हैं। उनका दोनों का विचार क्या था? अलग अलग था। ठीक है। और यहाँ राष्ट्रवाद के भी भावना का अभाव था। मानी किसी में कोई अपने देश के प्रति प्रेम उन्म की भावना थी ही नहीं, इसलिए इसका भी एकीकरण करना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है। तो एकीकरण के लिए बाधक तत्व ये सब पहले ही रोक रहे थे इटली के। मगर देखिए अगर सहायक तत्व, मतलब कुछ अच्छाई भी थी जर्मनी के एकीकरण के लिए। सहायक तत्व क्या क्या था? देखिए 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। ठीक है, याद रखिएगा 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। क्वेश्चन पूछता है जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। 1834 में व्यापारियों द्वारा जलेवरेनी नामक आर्थिक संघ का गठन भी किया था। याद रखिए क्वेश्चन पूछता है कि 1834 में व्यापारियों द्वारा किसका नामक आर्थिक संघ का स्थापना? जलेवेरिन नामक संस्था का। उसके बाद शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा ब्रुसेस नामक संस्था का स्थापना भी की गई। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है वाइमर या बाइबल। वाइमर राज्य का ईना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। वाइमर राज्य का जो ईना विश्वविद्यालय था ना, वो राष्ट्रीय आंदोलन का क्या था? केंद्र था। वहीं से आंदोलन स्टार्ट होते थे। और मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून, कालीवाद और आदेश राष्ट्रीयकृत को भावना को बढ़ गई थी। मेटरनिक ने बहुत अत्याचार वहां पे कर रहा था, जिसके कारण लोग ने क्या हो गए थे? अत्याचार करने के बाद लोग ने गुस्सा होकर वहां पे विरोध करना चाह रहे थे। उसके बाद वहां पे जो स्टूडेंट लोग थे विश्वविद्यालय, वहां से आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्टार्ट कर शिक्षा और शिक्षकों को या विद्यार्थियों को ब्रुसेल नामक संस्था में स्थापना की, मतलब वहां पे आजाद होने के लिए। तो देखिए ये सब कुछ सहायक तत्व थे जो जर्मनी को एकीकरण करना चाह रहा था। ठीक है। तो जो पहला उसमें व्यक्ति आते थे एकीकरण में, वो व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो पहला व्यक्ति जो आने का प्रयास किए थे उनका नाम क्या था? बिस्मार्क। बिस्मार्क प्रासा के शासक विलियम के चांसलर था। याद रखिएगा, बिस्मार्क प्रासा के शासक विलियम का चांसलर था। प्रासा के जो शासक था, मतलब देश है प्रासा, वहां के जो शासक था जिसका नाम क्या था? विलियम, और उसका चांसलर कौन था? बिस्मार्क। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रासा के चांसलर कौन था? बिस्मार्क। और कहा बिस्मार्क जर्मनी डाइट में प्रासा का प्रतिनिधि था। समझ रहे? जर्मनी डाइट के मतलब होता है संसद। वहां के जो संसद था ना जर्मनी का, तो वहां डाइट, तो प्रासा का वो प्रतिनिधि होता करता था। मैंने राजा का वो क्या था? प्रतिनिधि था। आगे देखते हैं हम लोग। बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क जो था हीगेल के विचारों से क्या था? प्रभावित था। बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किया था। क्वेश्चन पूछता है कि रक्त और
एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क 1830 के ऑस्ट्रिया और प्रासा संधि का विरोध करता। देखिए ऑस्ट्रिया और प्रासा में 1830 में क्या हुआ था? संधि हुआ था। इसका बिस्मार्क ने क्या किया? विद्रोह किया था। ठीक है, विद्रोह में जिसमें प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया गया। उसमें जब संधि हुआ तो उसी में एकीकरण जर्मनी को कर देना चाहिए, मगर वहां पे नहीं किया गया। ऑस्ट्रिया और प्रासा के संधि के बीच में विरोध, इसलिए बिस्मार्क ने उस संधि को क्या किया? विद्रोह किया। और 1864 में प्रासा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। ठीक है, 1864 में प्रासा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर किसको हरा दिया? डेनमार्क देश है। और 1866 में ऑस्ट्रिया प्रासा के बीच सेडावा का युद्ध हुआ। फिर 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच किसका युद्ध हुआ? सेडावा का युद्ध हुआ। और बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली से समझौता कर सेडावा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ठीक है, अब बिस्मार्क जो था ऑस्ट्रिया के पास, मतलब बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली से समझौता कर लिया और उसके बाद युद्ध में ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया? हरा दिया। और 1870 में फ्रांस प्रासा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। ठीक है, और 10 मई 1871 में फ्रांस प्रासा के बीच फ्रैक्टर की संधि हुई। और 1871 में जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? पूर्ण हो गया था। ठीक है, उसके बाद मेरा थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, आप लोग देख लीजिएगा, यूनान। ठीक है, यूनान का साहित्य, विचार, दर्शन और कला, चिकित्सा विज्ञान यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा का केंद्र था। जैसे यूनान के कारण यूरोप में भी विकास हुआ। साहित्य के, विचार, दर्शन के, कला के, चित्रकला के, विज्ञान के यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा का क्या था? स्रोत था। यही मतलब यूनान से ही यूरोपवासियों ने सीखे, इसलिए यूनान को यूरोपीय सभ्यता का क्या कहा जाता है? पलना कहा जाता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट और लाइक की जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।